हम बिल गेट्स की बात करें, हाँ। वो भी तो ऑटिस्टिक है। अच्छा, और ब्रेन का यूज है ना, बहुत है। बहुत ज्यादा है। एलन मस्क की बात करें, इनके भी। अब आइंस्टाइन ने थियरीज बनाई थी, आइंस्टाइन भी तो ऑटिस्टिक था ना। अब आप ऑटिज्म तो क्या इसमें जिस तरह हमने अभी तो बात की कर ली एजेस में इंडिकेट करना भी इजी होता है, बिल्कुल उसको जो है मैनेज करना भी मैनेज इजी करना होता भी है। इजी होता है। तो अगर एक कोई कोई नौजवान है, कोई यंग है या कोई अपनी 30-40 में, तो क्या वहाँ पे भी कोई पॉसिबिलिटीज है? कोविड के बाद की हम बात करें, अच्छा, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मसले आए, क्या रीजन है क्योंकि उसकी रीज़न अगर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, हमारे पास स्क्रीन टाइम है जो हमारे बच्चों को 24 आवर मिला है। ओके। अभी भी पेरेंट्स को अगर हम देखें ना, तो अगर बच्चे को यूज़ करें 10 घंटे 12 घंटे, बच्चा जो मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, तो हमने तो उसकी लाइफ खुद ब खुद खत्म कर दी हुई है। अब की बार गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि पंजाब में लाहौर के अंदर एक ऑटिज्म सेंटर बनने जा रहा है, फर्स्ट टाइम पे। ठीक है। ये मरियम नवाज ने भी उनकी इनॉग्रेशन की है। ओके। अब देखते हैं कि वो किस लेवल तक जाता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूँ तो इन बच्चों का IQ बहुत ज़्यादा होता है, इनकी फंक्शनल अप्रोच हमसे ज़्यादा होती है। मैंने उन बच्चों के साथ भी काम किया है जो मिलियंस की कैलकुलेशंस पे जाते हैं। अच्छा। मैं बोलती हूँ, वो कैलकुलेट करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन में और उनमें ही हमें डिफरेंस नज़र आता है। अगर मैं अपने उन बच्चों से मिलती हूँ कि जिन्होंने एक बर्ड देखा और उनके हाथ में क्ले थी, उन्होंने उस बर्ड की पिक्चर बना दी, और क्ले से बनाना इट्स आर्ट, चीज़ों के साथ साथ आ रहे होते हैं। ऑटिज्म एक डिफरेंट टर्म है। अगर हम सेरिब्रल पाल्सी पे या CP की बात करें, वो न्यूरो की डिजीज़ है, उसमें आपका ब्रेन डैमेज है। अगर हम उसमें ये देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, उसका फर्स्ट क्राई नहीं था, ठीक है, उसकी बर्थ ऐसे हुई कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज हुआ, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हुई, तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमारे लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। आज बेसिकली अगर हम बात करें कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो वो टॉपिक जो है उसे हम ऑटिज्म कहते हैं। हमारी सोसाइटी में उसके बारे में इतनी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो आज के हमारे मेहमान हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो माशाल्लाह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, हेल्थ केयर रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ CEO हैं स्किल्स पोर्टर रिहैबिलिटेशन सेंटर के, एंड जनरल सेक्रेटरी हैं आलम वेलफेयर सोसाइटी के। तो मैडम साहिबा से हम पूछेंगे कि बेसिकली ये ऑटिज्म होता क्या है, हमारी सोसाइटी में ये किस तरह से जो है इनकलकेट होता जा रहा है, इसके क्या क्या इंडिकेशन है, किस तरह से इस चीज़ से बच्चों को जो है वो रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, किस तरह से पेरेंट को बताया जा सकता है, किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। द रीज़न इज़ के पाकिस्तान जो है वो अमंग टॉप 10 जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है इन द वर्ल्ड उसमें फॉल कर रहा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक रिपोर्ट के मुताबिक भी आउट ऑफ 100 जो है वो एक बच्चा या एक जो पर्सन है वो इस चीज़ से इफेक्टी है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये एक बहुत ही जो है वो हम कह सकते हैं कि डिजास्टर भी हो सकता है। उससे पहले हमें जो है इस चीज़ की प्रिकॉशन के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए हमें इस पे काम भी करना है, हमें इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। सो इसके लिए आप हमारे साथ आज जुड़े रहिए, हम सारी डिटेल में बात करेंगे किस तरह से चीज़ें कोप अप की जा सकती हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल हैं इसमें। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वार्मली वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट मैडम पलवशा तनवीर साहिबा। मैडम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपने इस टॉपिक को चूज किया क्योंकि हम इसकी अवेयरनेस पे बात करना चाह रहे थे। जब हम बात करते हैं ऑटिज्म की, तो सम टाइम हम ब्लैंक एक्सप्रेशन देखते हैं पेरेंट्स के और लोगों के, जब उनको बताना चाहते हैं कि ऑटिज्म क्या है, वो जानते ही नहीं ऑटिज्म क्या है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वो टर्म है जो हम आजकल के हर बच्चे में देख सकते हैं। हम देखते हैं डिफरेंट रिपोर्टिंग आती है, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा अपने माइलस्टोन में डिले जा रहा है। जब हम पेरेंट्स की डिस्कशन की बात करते हैं तो पेरेंट्स भी इस मामले में बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। उनको लगता है कि शायद हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। शायद बहुत ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो बच्चों में ये हर्डल्स ला रहा है। लेकिन अगर देखें तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। और आजकल ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, रेशो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर दूसरे से तीसरा बच्चा हम रिपोर्टिंग में देखते हैं कि अगर बहन भाई हैं तो उनका जो थर्ड पर्सन है लाजमी तौर पे ऑटिज्म में इन्वॉल्व है, या उसका कोई ना कोई बिहेवियर इशू ऐसा आ रहा है। अब उसकी जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि बाकी बच्चे उनके नॉर्मल थे और पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी तो फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी और हमारा ये बच्चा ऐसा क्यों है, जबकि बाकी बच्चों ने भी मोबाइल यूज किया था, उनको भी हम यही टाइम दे पाए थे। लेकिन अगर हम कोविड-19 के बाद की बात करें तो हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था। वो लोग लिमिटेड थे, उनकी सोशलाइजेशन नहीं रही थी, लोग बहुत लिमिटेड हो चुके थे अपने घरों तक। ठीक है। और इसका मतलब ये था कि जो वो वाली जनरेशन थी उनको हम स्पेस ही नहीं प्रोवाइड कर पाए कि आपकी सोशलाइजेशन क्या है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है,
अगर हम कहें कि कोई बीमारी है और हमने मेडिसिन लेनी है, बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये समझें कि ये डिसऑर्डर है। ठीक है। हम अगर बात करने पे आते हैं, डिजीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस होता है। जब हम डिसऑर्डर की बात करेंगे कि चीज रूटीन से हटके थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी अल्टरेशन या उसको जो प्लेसमेंट थी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, ना कि वो बीमारी बन गई थी कि हमने दवाइयां खानी है या हमने कोई इंजेक्शन लगाना है या डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल यूज करने और बच्चे ने ठीक हो जाना है। ठीक है। अब इसमें लैक्स क्या आते हैं, बच्चा नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, सबसे मेजर इशू। बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं देता। अगर हम उसकी स्पीच की बात करें, बच्चा नॉन वर्बल है, या अगर वो बहुत कम भी बोले तो वन वर्ड है मामा बाबा, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री पे जाते हैं तो हो सकता है कि वो जो मामा और बाबा का उसने वर्ड पिक किया था वो भी पेरेंट्स से रिलेटेड ना हो। वो मम्मा तो बोल रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी मदर ही ये हैं जिनको मैंने मामा बोलना है। अगर वो बाबा बोल रहा है तो मैंने बाबा को ही बाबा बोलना है। ठीक है, इनमें लैक ऑफ इंटरेक्शन है। डिफरेंट देखते हैं कि हम बहुत अर्ली एज के बच्चों को देखें तो उनमें सिर्फ ये साइन सिम्टम्स आते हैं जो पेरेंट्स नोट करते हैं। जैसे से हम उसकी एज बढ़ती है या बाकी चीजों की तरफ हम जा रहे होते हैं फिर तो डिफरेंट चीजें हैं। ऑब्वियस है इन बच्चों को हम सिंपल टर्म में देखें ना, हम कहेंगे कि बहुत सिंपल जाएं और हम बताना चाहें कि ऑटिज्म बेसिकली क्या होता है। आप समझे कि एक फैंटेसी वर्ड है और उसमें बच्चा लॉस्ट है। ठीक है। बहुत बैक पे जाके देखें, जब हम छोटे थे और अगर हम अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना चाहते हैं वो कहते हैं अच्छा फलां बंदा साइन लोग था। एक सिंपल टर्म पे हम जाएं। अब इसमें मैं किसी को डिसहार्ड नहीं करना चाह रही, लेकिन एक चीज समझाना जरूरी होती है कि अगर हम कहते हैं कि वो बच्चा साइन लोग था, वो तो अपने ही ख्यालों में रहता है, उसको तो हमें समझ ही नहीं आती हमने करना क्या है, वो हंसी भी जा रहा है, वो रोई भी जा रहा है, वो हाथों को अजीब तरह से मूव भी किए जा रहा है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। तो अब जब हम उसमें मेडिकल टर्म में आते हैं या उसकी प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ आते हैं तो वही साइन सिम्टम हम ऑटिज्म में देख रहे होते हैं। आपने जिस तरह मैडम बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह से पेरेंट्स जो है उनको इनके पता ही नहीं है ना यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल उनको फिर बताना कि ये चीज है, और फिर कोई भी पेरेंट है तो वो अपने बच्चे के बारे में इस तरह की थॉट तो एक्सेप्ट सुनना नहीं चाह रहे होते। बिल्कुल जाहिर बात है, एज ए पेरेंट्स बहुत मुश्किल चीज होती है ये। यहाँ पे मैडम एक और बात हम जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या ये ओनली माइंड से रेलिवेंट है, आपका कुछ मेंटल डिसऑर्डर चीजें होती है, ये कोई फिजिकली भी होता है, ये क्या है, थोड़ा सा इसको सर 90% केसेस में सिर्फ मेंटल अप्रोच होती है। बहुत रेयर केस, अगर हम ओवरऑल टर्म यूज करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे हम जाते हैं ना, तो उसमें मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। वो लाइफ की किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे हो सकती हैं, किसी भी एज पे हो सकती हैं। लेकिन जब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, खासतौर पे बच्चों की बात करते हैं, तो उसमें कुछ इश्यूज बच्चों की चीजों के साथ साथ आ रहे होते हैं। ऑटिज्म एक डिफरेंट टर्म है। अगर हम सेरिब्रल पाल्सी पे या सीपी की बात करें, वो न्यूरो की डिजीज है, उसमें आपका ब्रेन डैमेज है। अगर हम उसमें ये देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, उसका फर्स्ट क्राई नहीं था, ठीक है, उसकी बर्थ ऐसे हुई कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज हुआ, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हुई, तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है। अगर हम सीपी पे बात करते हैं, सेरिब्रल पाल्सी पे या डेवलपमेंटल डिले माइलस्टोन्स पे हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे का ब्रेन मस्ट इन्वॉल्व है। अब ऑटिज्म के बारे में बात की जाए तो ऑटिज्म की रिसर्चेस हमें अभी कुछ नहीं बताती हैं। मल्टीपल अभी किसी ऑथेंटिक सोर्स पे हम नहीं हैं कि हम बता पाए कि ऑटिज्म क्यों होता है। एज ए प्रोफेशनल हम बात करें, हम न्यू रिसर्चेस को देखें, हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स की अप्रोच को यूज करें, तो हम नहीं बता सकते कि ऑटिज्म क्यों हो रहा है। ऑटिज्म एक जेनेटिक काज भी हो सकती है। समटाइम इसके बारे में कुछ मिथ्स भी हैं कि जो हम वैक्सीन MMR वैक्सीन यूज की जाती है 9 मंथ में जो बच्चों को वैक्सीन लगती है, शायद उसकी वजह से भी ऑटिज्म हो रहा है। समटाइम हमारी सोसाइटी मदर्स को भी कंप्लेन कर देती है कि मदर ने टाइम नहीं दिया तो बच्चा ऐसा हो गया है। मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो हमारी मदर्स जो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं और वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं, क्योंकि हम उन्हीं को ही टारगेट किए जा रहे हैं कि माँ की कुताही की वजह से बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। उस तरह के अप्रोच पे जाना, उनको अंडरस्टैंड करवाना, फिर पेरेंट्स को समझाना, ये एक बहुत मुश्किल सिस्टम है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करना चाह रहे हैं। अब अगर हम ऑटिज्म पे आते हैं ना, ऑटिज्म पे हम बेसिक बात कर रहे हैं, ऑटिज्म कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, इसमें सिर्फ मेंटल अप्रोच है। अब अगर हम देखते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हम इसमें डिस्कशन पे जाते हैं, इनका तो IQ बहुत अच्छा होता है और हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि रिसर्चेस ये कहती है कि इनका IQ नॉर्मल होता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूं तो इन बच्चों का IQ बहुत ज्यादा होता है। इनकी फंक्शनल अप्रोच हमसे ज्यादा होती है। मैंने उन बच्चों के साथ भी काम किया है जो मिलियंस की कैलकुलेशंस पे जाते हैं। अच्छा, मैं बोलती हूँ, वो कैलकुलेट करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन में और उनमें ही हमें डिफरेंस नजर आता है। अगर मैं अपने उन बच्चों से मिलती हूँ कि जिन्होंने एक बर्ड देखा और उनके हाथ में क्ले थी, उन्होंने उस बर्ड की पिक्चर बना दी, और क्ले से बनाना इट्स आर्ट। अगर मैं किसी ऐसे बच्चे को मिलूं कि जिसकी म्यूजिक
अप्रोच इतनी अच्छी थी कि हमने कुछ उसको किया और उसने उसी के साथ एसोसिएट कर लिया। तो ये उनके स्किल्स हैं जो अल्लाह पाक ने उनको दिए हैं। ये बच्चे आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं। मैं इस बच्चे को जानती हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। कोई हमें ऐसी स्टोरी या कोई एग्जांपल दीजिए। मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी इस्लामाबाद में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। और शिफा की बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहां हमारे पास एक 13 साल का बच्चा आया जिसने शिफा की बिल्डिंग को बाहर से देखा और हमारे थेरेपी रूम के अंदर एक बोर्ड था और उसने पूरी बिल्डिंग को ड्रा किया। अच्छा। तो ये स्किल उसको अल्लाह ने दिया था और ये एक नॉर्मल आईक्यू वाला पर्सन नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि मेंटली तो कहीं ना कहीं भी हमें लगता है कि शायद किसी एक चीज में, किसी एक सेगमेंट में वो वीक हैं, बट ऑन द अदर हैंड अभी भी जिस तरह आपने बताया कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, वो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, आर्ट में बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक की आपने बात की है। तो क्या ये जो चीजें हैं, ये एक पेरेंट इसको किस तरह से एक्सेप्ट करता है? वो सारी उसकी स्किल को क्या कहते हैं ना कि डोमिनेट कर जाता है अगर उनको पता चल जाए कि उनका जो बच्चा है वो ऑटिज्म उस डिसऑर्डर में है। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि अभी हमने एजुकेशन की भी बात की है, हमारा जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम बन चुका हुआ है जिसमें क्या है कि एक सिलेबस और एक मार्क्स की वो रेस कंपटीशन बन चुका हुआ है और फिर एक क्लास में 20 30 50 बच्चे बैठे हुए हैं और जो हमारा टीचर है उसके ऊपर भी इतना प्रेशर है कि आपने ये सारा सिलेबस भी कवर करवाना है। तो इस सिचुएशन में जो पेरेंट्स हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है, इस पे काम भी करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट की साइड से भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड उस तरह से उतना कोई अप्रोच ही नहीं है ना, हमारे पास है ही नहीं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये जो एक रट्टा सिस्टम और एक रेस, मार्क्स की रेस है ये सारी, और स्कूल आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो इस रेस में ये जो बच्चे हैं इनके लिए क्या एक मशले राह हो सकती है? देखें, इसमें जब हम बात करते हैं, मैं लास्ट 8 ईयर से अपने प्रोफेशन में काम कर रही हूँ और पिछले लास्ट 8 ईयर्स की हिस्ट्री के बाद और इतनी सोचना करना, डिस्कस करना, उन बच्चों के साथ काम करना, जब आप काम करते हो ना आपकी एक डेडिकेशन उनके साथ और होती है। सबसे इनिशियल फेज जो होती है ना वो पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है कि आपके बच्चे को ये मसला है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिनाइल फेज में होते हैं, बहुत ज्यादा डिनाइल है, इमोशनल भी होते हैं। और दूसरा हमारी सोसाइटी है जो उनके लिए एक स्टिग्मा बना देती है। और ये हमारा है, ये कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं ना, ये सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है। अगर हम इस चीज की बात करते हैं ना कि आपका बच्चा नालायक है, तो हमारे पेरेंट्स तो ये वाला लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते कि रादर कि वो उस चीज पे जाएं कि आपका बच्चा किसी डिजीज के साथ है या किसी डिसऑर्डर के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा मेंटली ठीक है, अगर डिजीज की हम बात करें और उसका ब्रेन इस चीज में इन्वॉल्व था कि वो फिजिकली अपने आप को कॉप अप नहीं कर पाया उस सोसाइटी में मूव ऑन करने के लिए, हमारा कल्चर तो उसको भी सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा। और जबकि वो कर सकता था ना। अब यहाँ बात आ गई डिसऑर्डर की, जहाँ पे हम बीमारी बता ही नहीं सकते, बीमारी तो है ही नहीं है, बच्चा चल फिर भी रहा है, बच्चा नॉर्मल भी है, बच्चा इंटेलिजेंट भी है, बच्चा समझता भी है, लेकिन बच्चे के कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि उस टाइम बीइंग उस एक ऐसी सिचुएशन में हम चले जाते हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन बच्चों को इनिशियल तो जरूरत है थेरेपीज की, हम थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज की जाती है। अगर एक बच्चा आ रहा है उसको एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हमने डील करना है, उसके स्पीच के कंसर्न्स को उसके स्पीच थेरेपिस्ट ने भी देखना है, उसके बिहेवियर्स के कंसर्न्स को उसकी बिहेवियर थेरेपिस्ट ने भी देखना है। और अगर हमें लैक्स फील होता है कि उसके कुछ फिजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं तो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट भी उसके साथ हेल्प करेंगे, और जहां उसकी लर्निंग की बात करेंगे तो वहां पे स्पेशल एजुकेशन टीचर भी इन्वॉल्व होंगे। और जब लर्निंग लेवल को हमने इनिशियल फेज पे कवर करना है तो उसके बाद हमारे साथ मॉन्टेसरी अप्रोच है या टीचर्स की अप्रोच चलनी है, क्योंकि हमने बच्चे को स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है। इनिशियल फेज में हमारे पास जो सिचुएशंस होती हैं, बच्चे को नेम पे रिस्पॉन्स सिखाना, उसका आई कांटेक्ट मेंटेन करना, इन बच्चों में सिटिंग नहीं होती, हाइपर एक्टिव होते हैं ना, क्योंकि एक जगह पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो चीजें यूं हैं, देखा किया अगली चीज अगली चीज अगली चीज। क्योंकि कोई भी टीचर ये सपोर्ट करने को तैयार नहीं होती कि अगर 5 मिनट उस बच्चे को एक्स्ट्रा देने हैं ना तो मैं दे दूं। अब स्कूल्स के लिए वो बिजनेस है, ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप ऐसे असिस्टेंट टीचर प्रोवाइड करें, हम बच्चे की फीस भी डबल लेंगे और आपने शेडो टीचर भी प्रोवाइड करनी है, फिर हम आपके बच्चे को क्लास में बैठाएंगे, वो भी उस टाइम बीइंग के लिए कि जब तक बच्चा ओके बैठेगा। अगर वो बच्चा हाइपर होगा तो हम अपने रिसोर्स रूम को यूज करेंगे। तो उनसे जब एजुकेशन सिस्टम पे हम जाते हैं तो हम ये भी सपोर्ट चाहते हैं कि आप उन बच्चों को टाइम दो, उनको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। रेपो बिल्ड करना है, आपने जैसे रेपो बिल्ड करना है उस बच्चे ने पढ़ना है, तो आप उनको थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे और सब मिलकर करेंगे तो इन बच्चे को स्किल्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चैलेंजेस क्या आपको आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, एजुकेशन सेक्टर की तरफ से, पेरेंट की तरफ से या बच्चे की तरफ से, क्या चैलेंजेस आपको?
सिर्फ चैलेंजेस तो डिफरेंट रहते ही हैं। ऑब्वियस है, बच्चा हर दिन चैलेंज है आपके लिए, हर दिन कोई ना कोई नया इशू है। फिर पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं, क्योंकि ना एक इशू जो हमारे सोसाइटी का सबसे ज्यादा इशू है ना, कि जैसे बच्चा 3 साल का या 4 साल का हुआ है ना, तो अगर वो स्कूल नहीं ना जा रहा, तो ये जो हमारे रोजाना आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, ये स्कूल कब जाएगा, इसका मसला क्या है, ये बोलता क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों देख रहा है, ये ऐसे क्यों बैठ रहा है। अगर हम ये क्वेश्चन करना भी छोड़ देना, जाहिर बात है वो पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं उस चीज को, उनको पता होता है कि उनके बच्चे, और जब हम भी इसी क्वेश्चनिंग पे जाते हैं ना, अब मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही, मैं नेबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं उस सर्किट की बात कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहे कि एक बच्चा शादी पे गया था और वो वहां भाग ही जा रहा है और बाकी बच्चे भी भाग रहे होते हैं, तो वो ही स्पेसिफिकली क्यों भाग रहा है। पर हेयर कटिंग है, मोस्टली बच्चे नहीं करवाते हैं, बहुत मुश्किल काम है ना। अब ये हमारा ऑटिज्म का बच्चा नहीं ना करवाए, बिल्कुल करने पड़ते हैं ना। अब ये जब ऑटिज्म के बच्चे नहीं ना करवानी है, ये इसको तो मसला है, ये इसलिए नहीं करवा रहा है, और वो ही उसके सिबलिंग है, वो नहीं करवा रहे तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है, क्योंकि वो बोलता है, वो समझता है। अगर हम टाइम खुद नहीं देना चाह रहे ना, ये मैं घर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी आके हम लोग कंपैरिजन में चले जाते हैं। अगर हम फिर स्कूल के सिस्टम में जाते हैं, अगर टीचर को 3 से 4 दफा बुलाना पड़ता है, वो कहती है बाकी बच्चे को 1 दफा बुलाया था और इसको 3-4 दफा मुझे क्यों बुलाना पड़ रहा है, मैं तो एक्स्ट्रा हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो इसमें लैक्स हर जगह पे आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे उन टीचर्स को भी तो ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको नहीं पता। ऑब्वियस एक बच्चा, एक टीचर उसने BA या MA करने के बाद आई, उसको एक फील्ड का पता ही नहीं था, तो वो कैसे उस बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाएगी। गवर्नमेंट लेवल पे सबसे ज्यादा हर्डल्स हमारी यही हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए ना। अगर हम बात करते हैं कि डायबिटीज ये वाली होती है, एड्स की हम बात करते हैं, हम कैंसर की बात करते हैं, जब इन चीजों को इतना ज्यादा लोगों के सामने स्प्रेड किया जाता है ना, और अवेयरनेस कैंपेन हो रही होती है, लोगों को हर टर्म पता होती है। अब जिसको पता ही नहीं कि ऑटिज्म क्या होता है या कोई बिहेवियर इशू हो सकता है, उसको बेचारे को क्या पता है, हम उनको भी नहीं ब्लेम कर सकते। जब ये कैंपेन गवर्नमेंट लेवल पे, और गवर्नमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड तो करे ना। अभी देखें, गवर्नमेंट ने अगर अपने गवर्नमेंट स्कूलों में इनका कोटा रखा हो, तो प्राइवेट स्कूल वालों को पता हो कि अच्छा ये वाले मसले आते हैं, तो हमने ये रखने होते हैं। अब की बार गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि पंजाब में लाहौर के अंदर एक ऑटिज्म सेंटर बनने जा रहा है, फर्स्ट टाइम पे। ये मरियम नवाज ने भी उनकी इनॉग्रेशन की है। अब देखते हैं कि वो किस लेवल तक जाता है। मैडम, एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि क्या ये कोई स्पेसिफिक एज तक रिकवरेबल होता है, या और सेकंड मैनेजेबल होता है? बिल्कुल, हाँ, इंडिकेशन जो है वो स्टार्ट में ही छोटी एज में होती है या कि किसी भी एज में हो सकती है, ये आप कैसे? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम ऑटिज्म की बात अगर करेंगे ना, तो ऑटिज्म बहुत अर्ली एज में, अब कुछ न्यू रिसर्चेस कहती है कि हमें 7 मंथ में भी पता चल रहा होता है। अच्छा। और मैंने एक पेशेंट देखा जिसका बच्ची थी 9 मंथ की, ठीक है, और वो मदर काफी एजुकेटेड थी, सुन रही होगी, पढ़ रही होगी, तो उसने वो बच्ची को लेकर आई थी कि मुझे लगता है कि ऑटिस्टिक हो सकती है। और मैं हंसी, और मैंने उसे कहा कि आप अपने 9 माह की बच्ची को जब लेकर आए हैं, आप कैसे कह सकती हो? कहती लेकिन मुझे फील होता है, और एज ए प्रोफेशनल जब मैं देखूं तो उसमें कुछ ना कुछ साइंस थे। अच्छा, अगर हम इसकी बहुत ज्यादा जेनेटिक काज पे भी नहीं जाते, क्योंकि हम श्योर नहीं 100% के ऑटिज्म जेनेटिक्स की वजह से होता है, लेकिन 13 मंथ में, 14 मंथ में और 18 मंथ में तो मस्ट है। 16 to 18 मंथ में ना पेरेंट्स अवेयर हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा किसी ना कोई इशू कर रहा है। अगर बच्चा वर्बल नहीं हुआ, उसने कोई सिंगल वर्ड यूज नहीं किया, वो लॉस्ट है। और खास तौर पे ये जो ऑटिज्म कोविड के बाद की हम बात करें, कोविड के बाद बहुत ज्यादा मसले आए हैं, क्योंकि उसकी रीजन अगर हम बहुत ज्यादा देखते हैं, हमारे पास स्क्रीन टाइम है जो हमारे बच्चों को 24 आवर मिला है। अभी भी पेरेंट्स को अगर हम देखें ना, तो अगर बच्चे को यूज करें 10 घंटे 12 घंटे, बच्चा जो मोबाइल यूज कर रहा है ना, तो हमने तो उसकी लाइफ खुद ब खुद खत्म कर दी हुई है। इसका अगर मैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अगर एक बच्चा वैसे भी ठीक है, तो उसके बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना। स्क्रीन ने हमारी लाइफ को ना स्टक कर दिया। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेशन पे जा रहे हैं, हमारे बच्चों का अटेंशन स्पैन ही नहीं है। अगर बच्चा ADHD नहीं भी है, ऑटिज्म नहीं भी है ना, उसमें मसले फिर भी आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो रील का कांसेप्ट स्टार्ट ही तब, बिल्कुल अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा। और जो एक शुरू का बच्चा है जिसकी ऑलरेडी 5-6 ईयर की माइलस्टोन एज है, उसके अंदर हमने अटेंशन ही नहीं इंप्रूव की, उसने अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है? वो सर्वाइवल की तरफ कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। उसका क्लासरूम स्टेमिना ही नहीं बन पा रहा। बच्चा राइटिंग करने में नहीं इंटरेस्टेड होता, बच्चा टीचर की पूरी बात ही नहीं सुनना चाह रहा था, अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो चुका है। अर्ली 18 मंथ में और 24 मंथ में बहुत आइडियल टाइम पीरियड होता है। अर्ली 3 से पहले जितना हम अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, वो एक गोल्डन टाइम पीरियड हमारे पास है, जिसमें हम बच्चे को मैक्सिमम उसके लेवल को अचीव करवा पा रहे होते हैं। 3 पे हमारी डायग्नोस्टिक एज शुरू हो जाती है। उसमें रेड फ्लैग्स हैं, उसके अंदर एक अम्ब्रेला सिम्टम्स हैं जो आने ही आने हैं। 3 से 4 ईयर का टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर बच्चे के अंदर मैक्सिमम इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि 3 साल की जो जिंदगी तो उसने आगे उसमें कैसे जाना है, उसने वो हर चीज शो करनी होती है।
हम उनके इश्यूज को, उनके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं अगर हम अर्ली इंटरवेंशन पे जाते हैं। ओके। तो वो एक हेल्प मिलती है। 5 से 6 साल में माइलस्टोन एज कंप्लीट हो रही होती है। अगर हमने 5 से 6 साल के बच्चे को ट्रीटमेंट पे ही नहीं लेकर गए थे, उसकी थेरेपिस्ट प्लान ही नहीं गई थी, तो फिर तो हम जीरो पे खड़े हो जाते हैं ना। अब 6 साल के एक बच्चे को जिसने 6 साल तक सुना ही नहीं, हमें हम कहेंगे 6 साल बाद तुम हमारी आवाज सुनना शुरू करो, वो क्यों सुनना चाहेगा? हम उसे कहेंगे तुम हमारे सामने, हम तुम्हें से कहें तुम सामने बैठ के अस्सलाम वालेकुम ही करना है, वो क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उसकी तो लाइफ ही नहीं वहां से शुरू हुई थी। तो चैलेंजेस एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो क्या इसमें जिस तरह हमने अभी तो बात की कि अर्ली एजेस में इंडिकेट करना भी इजी होता है, बिल्कुल मैनेज करना भी इजी होता है। तो अगर एक कोई नौजवान है, कोई यंग है या कोई अपनी 30-40s में, तो क्या वहां पे भी कोई पॉसिबिलिटीज हैं कि उनको किया जा सकता है? सच ऑटिज्म पे अगर बहुत ज्यादा कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे हम जाते हैं ना, तो वो समझाए हम कहते थे कि एक बच्चा बहुत ज्यादा शाय है। हाँ। उसकी जो शाइनेस थी ना, अब वो 80s में भी ऑटिज्म होता था, लेकिन अवेयरनेस हम देखें या उसकी बात करना शुरू करें तो लास्ट 10 ईयर में या पिछले 5 सालों में ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ इशू। पहले इस तरह की कन्वर्सेशन ही नहीं होती थी। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। बहुत मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, जब एक कॉन्सेप्ट था कि ऑटिज्म सिर्फ डॉक्टर्स के बच्चों को होता है। अब शायद डॉक्टर अवेयर थे या वो कहते थे बहुत हाई प्रोफेशनल, हाँ बिल्कुल, तो वो अपने बच्चों को ले आते थे। ले मैन को तो आइडिया ही नहीं था ना कि ये क्या चीज होती है। हो सकता है कि मुझे याद है कि जिस एरिया में मैं रहती थी ना, वहां पे 2-3 बच्चे, अब मैं सोचती हूँ ना, उस आदमी फिरते जा रहे थे सड़कों पे। तो मैं अपनी मदर से लास्ट टाइम डिस्कस कर रही थी कि वहाँ जिन बच्चों को हम देखते थे और फलां की वो बच्ची थी, वो सारा दिन ऐसे ही करती रहती। हम कहते थे, उसको पूरा मोहल्ला कहता था साइन लोग है, साइन लोग है। कोई बानी इसको नहीं कुछ कहना, या ये आए चुप की हेल्प कर देनी, इसकी बददुआ बड़ी लग जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, इससे हमने दुआ लेनी है। वो इस तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए थे। वो लोग भी ऑटिस्टिक हो सकते हैं। अगर हम इसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री पे अगर मैं जाती हूँ ना, तो सम टाइम हमारे सामने कुछ फैक्टर्स, अगर हम पेरेंट्स की हिस्ट्री पे भी जाते हैं ना, तो मैंने उन बच्चों में भी ऑटिज्म, ADHD या इस तरह के बिहेवियर इश्यूज देखे हैं जिनके पेरेंट्स किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में रहे हैं। या जिनका ब्रेन यूज बहुत ज्यादा है, जिनका ज्यादा है ब्रेन यूज बहुत ज्यादा है। मतलब जो हाई हमारे, अब देखें ना, हम बिल गेट्स की बात करें, वो भी तो ऑटिस्टिक है। अच्छा। और ब्रेन का यूज है ना, बहुत है, बहुत ज्यादा है। एलन मस्क की बात करें, इनके भी। अब आइंस्टाइन ने थ्योरीज बनाई थी, आइंस्टाइन भी तो ऑटिस्टिक था ना। अब आप ऑटिज्म को अगर रिलेट करना शुरू करें कि कितने हाई ब्रेन फंक्शनिंग है, कितने हाई ब्रेन वो यूज हो रहे होते हैं। बेसिकली हमारी वो यूटिलाइजेशन ब्रेन की उस तरह से नहीं हो पाती कि वो बच्चे कॉप कर सकें। हमारे वो सिस्टम उस तरह से प्रोवाइड नहीं ना कर पाता उनको अप्रोच। यहाँ तो इसीलिए मैंने कहा ना, हम स्किल बेस पे मूव कर जाएं, जहां बच्चे का इंटरेस्ट आप उसमें मूव कर दें, आप देखें कि वो कहाँ पहुंच सकता है उसमें। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उसकी स्किल इतनी डोमिनेट होती है, तो उसका ब्रेन इतना डोमिनेंट होता है उन चीजों के लिए। हम चाहते हैं कि तुमने पढ़ना ही है, तुमने A लेवल या O लेवल ही करना है, या तुमने मैट्रिक ही करना है, FSC करनी है, डॉक्टर बनना है। लाजमी नहीं कि बंदे ने डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आप अपने स्किल्स को यूज करें, आप अपनी लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने बड़े अच्छी से इन चीजों को मैडम बताया कि जब तक हमें इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक ना तो हम इसके बारे में कोई इनिशिएटिव ले सकेंगे, ना ही एक्सेप्टेंस आएगी। और सोसाइटी में तो वैसे भी जो मेंटल की डिजीज है या डिसऑर्डर है, उनको तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। करने का मतलब है कि हमारे ऊपर टैग है। एग्जैक्टली, हाँ, कि ये अगर फॉर एग्जांपल आज के दौर में भी इवन के अब तो खैर बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई। ऑन द अदर हैंड भी अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो हम कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं ना, दिमाग से बिल्कुल अभी भी हम कहते हैं वो अभी भी एक हेजिटेशन है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना अभी भी लोगों को इनिशिएटिव लेने में बहुत टाइम लगता है। एग्जैक्टली। और वो हमारी आम पॉपुलेशन को लगता है। बिल्कुल वैसे। और मैं ये कहती हूँ कि देखिए, मेंटल हेल्थ है ना, आपका दिमाग है तो आपने चलना है। तो अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, आप क्यों नहीं जाओ? वो मुझे भी जरूरत हो सकती है, तो मैं क्यों ना वो हेल्प सपोर्ट लूं, बजाय ये कि मैं अपने आप को एक डिप्रेशन की फेज में ले जाऊं और मैं खुद से एक स्ट्रगल करती जा रही हूँ, अपनी एक फाइट करती जा रही हूँ। जब मुझे हेल्प मिल सकती है तो मुझे यूज करनी चाहिए ना। देखिए ना, ये तो वो सोच होती है, ये वो इंसान सोच सकते हैं जो इतना अवेयर है, एजुकेटेड है, उसे पता है कि ये चीजें कितनी हेल्पफुल मेरे लिए होंगी ना। अभी मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहें, पेरेंट्स को, हमारे एजुकेशन जो लीडर्स हैं उनको, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको, एनी मैसेज आप रिकॉर्ड करवाना चाहें स्पेशली ऑटिज्म के रेलेवेंट, तो नाउ इट्स ओवर टू यू। सिर्फ एक हेल्प चाहिए हमें अपने गवर्नमेंट सिस्टम से भी और अपने स्कूल सिस्टम से भी, कि उन पेरेंट्स को, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से और बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग सपोर्ट दें। और हमारा गवर्नमेंट सिस्टम इस लेवल पे काम करे कि वहाँ पे हमारे एड्स चलें, और एटलीस्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों के लिए एक IP के साथ एक सिलेबस प्लान करें
ताकि हमारे बच्चे अगर अपना फुल सिलेबस नहीं पढ़ पाते और वो स्कूल सिस्टम में जा रहे हैं तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएं। और ख़ास तौर पे मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है कि आपने इन बच्चों को अपने लिए स्टिग्मा नहीं समझना। आपको अगर समझ आती है कि आपका बच्चा कोई चीज़ फेस कर रहा है और उसको इग्नोर नहीं करना, आपने प्रोफेशनल अप्रोच लेनी है। टाइम लगता है लेकिन बच्चा एक नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव करता है। तो बजाय ये कि आप इग्नोर करें कि इसने ठीक नहीं होना, या अगर हम थेरेपिस्ट के लिए लेके जाएंगे तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी है कि लोग कहेंगे कि आप अपने बच्चों की थेरेपिस्ट क्यों करवा रहे हैं। तो आपने बच्चा तो वो आपका है, तो आप अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ लेके चलें, आप लर्न करें। आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कोई भी नहीं हो सकता जिसने अपने बच्चे को मैक्सिमम टाइम देना है। आपको सिर्फ एक साइड हेल्प की जरूरत है उन बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने में, क्योंकि हम इन बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हमें पेरेंट्स की, गवर्नमेंट की और एजुकेशन सिस्टम की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सबकी कोलैबोरेशन होगी तो हम अपने इन बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम साहिबा, इट वाज रियली वंडरफुल टॉक, स्पेशली जो ऑटिज्म का एक टॉपिक है जिस पे पाकिस्तान में बहुत रेयर मैंने देखा है कि बिल्कुल बात ही नहीं होती है। हाँ हाँ, जी, तो और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। तो हमारी सपोर्ट भी हमेशा जी जी आपके साथ है बिल्कुल जी। आप हमें ज़रूर बताइएगा जहाँ पे हम अपनी इनपुट कर सकते हैं, बिल्कुल, वी विल हम डेफिनेटली डू सबकी इट। सपोर्ट से आपने आगे नहीं नहीं, कन्वे श्योर करना है श्योर, और इस तरह से मैसेज हमने स्प्रेड डेफिनेटली। करना है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप को आपकी आज की जो कन्वर्जेशन है हमारी उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। हम कोशिश करेंगे इसी तरह के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं जो अपनी अपनी फील्ड में अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आपके सामने लाएं, आप उनकी विजडम से, उनकी लर्निंग से, उनके एक्सपीरियंस से सीखें। और आज का जो टॉपिक जिस तरह की हमने ऑटिज्म की बात की है, उसके क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेजेस है, किस तरह से आप अपने बच्चों की जो है वो अर्ली एज में उनको टेक कर करके और इस ये जो एक प्रॉब्लम है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, इससे आप बाहर ला सकते हैं और उनको एक नॉर्मल लाइफ में जो है वो मौका दे सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कामयाब भी हों। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून विद अस।